सदियों से लोगों के दिलों में राज करने वाला सिल्क आज हमारे पहनावा का बहुत बड़ा हिस्सा है। शादी हो या त्योहार, तसर सिल्क की मांग हमेशा से रही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये आता कहां से है? नहीं तो आइए हम चलते हैं तसर धागों की ताना बाना की दुनिया में। कुकून से चमकते धागों का निकलना इन महिला किसानों की मेहनत बयां करता है। तसर रेशम के उत्पादन में पूर्वी भारत देश में आगे है। ये यहाँ की महिला किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है, जो उनकी नगद आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है। सरकार ने जब तसर रेशम की खेती को महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना से जोड़ा, तो बिहार और झारखंड के हजारों किसानों की जिंदगी बदल गई। कारण था रेशम का बेहतर पैदावार होना। इन इलाकों के किसानों के लिए तसर खेती की परंपरा काफी पुरानी रही है, लेकिन उसका तरीका परंपरागत था, यानी वर्षों से उसी पुरानी पद्धति से तसर की खेती करना, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था। लिहाजन पैदावार में लगातार गिरावट देखी गई। प्रधान के साथियों ने इस गिरते पैदावार को बढ़ाने के लिए अपना काम शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को इस परियोजना से जोड़कर बेहतर तसर कोशा उत्पादन के लिए नई और उन्नत तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना था। इसी का नतीजा रहा कि आज बिहार और झारखंड रेशम उत्पादन में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। सुरेश ने इस बार पूरी सावधानी से बुनियादी यानी बीज कीट पालन किया है। इतनी तेजी से पत्तियों को खाता ये रेशम कीट इस बात का संकेत है कि उसकी पैदावार काफी अच्छी होगी। अगर हम देखें तो आम इंसानों की तरह ही तसर रेशम का भी जीवन चक्र होता है, जो साल में 2 बार होता है। पहला चक्र बीज उत्पादक लोग करते हैं, जिसका समय जुलाई अगस्त होता है, और उसका मकसद ग्रेनेज के लिए कोशा उत्पादन करना होता है, जैसे कोशों से नर और मादा तितलियों का निकलना, उन दोनों का जोड़ा लगना, फिर मादा तितली का अंडे देना। इसके बाद उस अंडे से छोटे छोटे नन्हे कीड़ों का बाहर आना, और फिर उन नन्हे कीड़ों को फिर से वापस पेड़ों पर पत्ते खाकर कोशा बनाने के लिए छोड़ देना। है ना इंसानों वाला जीवन चक्र। झारखंड के काठी कुंड में फैला अर्जुन और आसन के हजारों पेड़ों का ये जंगल। तसर का पैदावार अर्जुन या आसन पेड़ों तथा उसकी पत्तियों पर निर्भर करता है, क्योंकि जब हम पेड़ों पर तसर कीड़ों को चढ़ाते हैं तो उन पत्तियों को खाकर ही वे बड़े होते हैं और कोशा बनाते हैं। इस भाग में हम बात करेंगे पेड़ों की मजबूती के लिए उसकी देखभाल तथा पत्तियों में लगने वाली बीमारी और उसका प्रबंधन कैसे करना है। सोमलाल ने अपने पेड़ों से कोशा काट लिया है। अब इन पेड़ों की देखभाल और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इसकी छोटी छोटी डालियों की छटाई कर रहा है। इसका मानना है कि ऐसा करने से पेड़ों की ऊंचाई सामान्य रहती है और डालियों की संख्या बढ़ जाती है। ये जो आप सामने पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ को बीच में काटा गया है, तो इसको हम लोग पोलार्डिंग बोलते हैं। और इसको काटने के बाद जितना ज़्यादा डाली निकलेगा, इसका पत्ता उसमें पेड़ में उतना ही ज़्यादा होगा और पत्ता का क्वालिटी भी होगा। पास में ही हीरा मुनि भी अपने पेड़ों की देखभाल में लगी है। इसका मानना है कि पेड़ों के चारों ओर गड्ढे खोदकर इसकी मजबूती बनाए रखने के लिए प्रति पौधा 4 किलो गोबर खाद डालना जरूरी है।
साथ ही पत्तियों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 1 लीटर पानी में 15 ग्राम यूरिया घोलकर छिड़काव कर रही है। तसर कीट पालन में कीड़ों को चढ़ाने से पहले पत्तियों को बीमारी से मुक्त रखा जाता है, क्योंकि जितनी जरूरी पेड़ों की देखभाल है उतनी ही जरूरी है पत्तियों की भी देखभाल। पहला है गॉल बीमारी। ये पेड़ देखिए, इसमें इस पेड़ में बहुत ज़्यादा गॉल बीमारी हुआ है, इसलिए पूरा पत्ता खराब हो गया है। ज़्यादातर पत्ता में देखिए पूरा ही छेदा छेदा हो गया है। यानी गॉल बीमारी फुंसी टाइप का होता है, वो पक जाने के बाद वो कीड़ा फट करके ज़मीन में फिर से आ जाता है। और ये ऐसे पत्ते को हम लोग बोलते हैं ये कीड़ा के खाने के लायक नहीं है, अगर खाएगा तो कीड़ा बीमार होकर मर जाएगा। इसके नियंत्रण के लिए पेड़ों में कली निकलते समय ही पेड़ों और उसके आसपास 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार नीम आधारित कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। दूसरा है लीफ कर्ल। इससे पत्ता मुड़ा मुड़ा है। ये बीमारी एक लीफ कर्ल बीमारी है, जिसके अंदर में कीड़ा होता है और ये पत्ता को खा जाता है और पत्ता को ही मोड़ करके अंदर अंदर खाते रहता है। इसमें वो अपना बच्चा भी देता है और पत्ता ये तसर का कीड़ा के खाने लायक नहीं होता। इसके रोकथाम के लिए पत्तियों में 175 ppm कॉपर सल्फेट या 0.5% डिटॉक्स का छिड़काव किया जाता है। तीसरा है तना छेदक कीट। ये स्टेम बोरर डिजीज है, जिसमें होता है कि कीड़ा तना को छेद करके अंदर घुस जाता है और पूरा अंदर अंदर इसको खाते रहता है। इसका निशानी ये है कि इसका भुरभुरा टाइप का खाया हुआ लकड़ी का बुरादा यहाँ दिखाई देता है। इसका यहाँ छेद भी दिखाई दे रहा है और ये पूरा खा करके अंदर अंदर ख़त्म कर देगा और ये बाद में ये पेड़ पूरा मर जाएगा। ये जहाँ पर जख्म होता है उसके थ्रू ही ये सॉफ्ट टिश्यू होता है, काट करके ये अंदर घुसता है, अंदर में खाते रहता है। ये देख सकते हैं, ये इसका होल है, ये देख सकते हैं। ये तो ये पेड़ में देखिए 2-3 तरह का ही बीमारी हमको दिख रहा है। एक तो ये एक बार्क बोरर कहलाता है, ये एक बीमारी है जो बिल्कुल बार्क को खा जाता है। बार्क खाने के बाद ही बार्क को चूँकि खा लिया, इसके चलते ही इसका देखिए ये रस निकल रहा है, इससे लट्ठा निकल रहा है। अगर ये पेड़ का बार्क को पूरा खा जाएगा तो पेड़ का मरने का भी उम्मीद रहता है। और दूसरा होता है कि ये पेड़ का अच्छा से जो विकास होना चाहिए वो नहीं होगा। और दूसरा है जहाँ पर ही बार्क बोरर लगा है, आप देखिए वहीं पर आपका दीमक का बैठक है, तो दीमक को भी पूरा बार्क को खा जाएगा। तो ये पेड़ का पूरा जो बार्क है, छिलका है, वो पूरा खा जाएगा और पेड़ को पूरा ही नुकसान पहुँचाएगा। इसके रोकथाम के लिए संक्रमित पेड़ों में छेद को ढूंढकर साफ किया जाता है तथा 0.5% फस्पामीडन और 0.7% मोनोक्रोटोफॉस को छेद में डालकर रुई से बंद कर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है। चौथा है दीमक। इसका कीड़ा पेड़ का जड़ काट देता है तथा पौधों की छाल को भी खाकर कमजोर कर देता है। इससे पेड़ धीरे धीरे सूखने लगते हैं। इसके रोकथाम के लिए जमीन में बना दीमक का टीला तोड़कर उसके छेद में दानेदार थाइमेट डालकर बंद कर दिया जाता है, जिससे दीमक तो मर ही जाता है, साथ ही वहां पर दीमक कभी पैदा नहीं होता है। पेड़ों तथा पत्तियों में लगने वाले रोग और उसका प्रबंधन के बारे में जो कुछ हमने देखा, आइए उसका रिकैप देखते हैं। पेड़ों की देखभाल के लिए कोशा काटने के बाद उसकी छटाई करनी चाहिए। पेड़ों की मजबूती के लिए प्रति पौधा गोबर खाद का प्रयोग करना चाहिए। पत्तियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। लीफ कर्ल की रोकथाम के लिए कॉपर सल्फेट या ब्लिक्टोज का इस्तेमाल करना चाहिए। तना छेदक से निजात पाने के लिए फस्पामीडम और मोनोक्रोटोफॉस का इस्तेमाल करना चाहिए तथा दीमक की रोकथाम के लिए दानेदार थाइमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम पेड़ों तथा पत्तियों की देखभाल और बीमारियों का प्रबंधन पहले कर लें, तो प्रारंभिक अवस्था के लिए चौकी बागान तथा कीट पालन की जगह का चुनाव करना आसान हो जाता है। चौकी बागान के लिए हम वैसे जगहों का चुनाव करते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा आसन या अर्जुन पेड़ हों,
साथ ही घने जंगल तथा जल जमाव वाले स्थान से दूर खुले हवादार में हो, ताकि वर्षा के समय नमी बढ़ने से होने वाली बैक्टीरिया और वायरस रोगों से कीटों को बचाया जा सके। जंगल में चौकी गार्डन बनाने के लिए इस तरह का छोटा हाइट का 10 से 12 फीट हाइट का पौधा को हम लोग कटिंग करके अच्छा बना के रखते हैं, जहाँ पर कि पौधा नज़दीक में है। इसी में हम लोग जाली लगा करके पहला अवस्था का कीड़ा का कीट पालन करेंगे। गांव की दीदी चौकी बागान के जगह से घास और झाड़ियों की साफ सफाई करने में लगी है। आमतौर पर जंगल के एक चौकी बागान में 8 से 10 पौधे होते हैं, जबकि बागान में 30 से 32 पौधे रहते हैं। टिपान यानी छोटे कीड़ों को पेड़ों पर चढ़ाना। इसके 2 दिन पहले चुने गए पेड़ों से सूखा, भूरा, पीला और कले वाले पत्तों को तोड़कर हटा देते हैं। पत्तियों के आखिरी हिस्से को तोड़कर फेंक देते हैं और पेड़ों को जोर जोर से हिलाकर उसके ऊपर जो भी चींटी या गंदगी हो उसे नीचे गिरा देते हैं। अगर जमीन में काली चींटी का छेद हो तो उसमें गैमेक्सिन पाउडर या फॉर्मलिन डालकर बंद कर देते हैं। सभी दीदियों ने मिलकर चौकी बागान की साफ सफाई पूरी कर ली है, लेकिन अभी नन्हे कीड़ों को लाने से पहले उसके ऊपर मच्छरदानी लगाना बाकी है। इसके लिए महिलाएं 11 फीट का 6 बांस, 15 फीट का 2 बांस, 100 फीट रस्सी तथा 40 फीट लंबाई, 30 फीट चौड़ाई और 10 फीट ऊंचाई का एक मच्छरदानी लेकर आई हैं। चौकी बागान में मच्छरदानी लगाते समय इस बात का ध्यान दिया जाता है कि मच्छरदानी का निचला हिस्सा जमीन से सटा हो, ताकि कोई भी अन्य कीड़ा अंदर घुसकर रेशम कीटों को नुकसान न पहुंचा सके। ये प्लांटेशन में हम लोग साफ सफाई किए और जाल लगाए। 2-3 दिन के बाद हमें अंडा मिलने वाला है और 9 भाग चूना, 1 भी भाग प्लोचिन, ये मिला के इस जमीन में हम लोग छिड़काव करेंगे। जो जमीन में बीमारी है वो दूर हो जाएगा। मच्छरदानी लगकर तैयार है, यानी चौकी बागान पूरी तरह से बन चुका है। अब बस इंतजार है कि इन पेड़ों पर रेशम के छोटे छोटे नन्हे कीटों को लाकर चढ़ाया जाए, जो इन कोमल पत्तों को खाकर बड़े होंगे। कीट पालन के लिए जगह का चुनाव कैसे करें, आइए हम थोड़ा रिकैप देख लेते हैं। कीट पालन के लिए अर्जुन या आसन का पेड़ होना जरूरी है। कीट पालन का स्थान हवादार तथा जल जमाव से दूर थोड़े ऊंचे जगह पर होना चाहिए। टिपान करने से पूर्व चौकी बागान की साफ सफाई कर मच्छरदानी लगाना चाहिए और चौकी बागान में चूना और ब्लीचिंग का छिड़काव करने के बाद ही तसर कीटों का टिपन करना चाहिए। चौकी बागान में मच्छरदानी लग जाने के बाद अब टिपान करने का समय आ गया है, लेकिन इससे पहले इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि गुणवत्ता युक्त अंडों से निकले कीड़े, जिसे हम डीएफएल भी कहते हैं, उसी से टिपान किया जाए। एक डीएफएल में लगभग 200 अंडे होते हैं। आमतौर पर इस इलाके के किसान मध्यम या मझोले होते हैं, जिसके कारण एक किसान 100 से 150 डीएफएल का ही कीट पालन करते हैं। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसके पास कितनी संख्या में अर्जुन या आसन के पेड़ हैं। फूलमणि 2 दिन पहले ही बीजागार से अंडा खरीद लाई है। इसे खरीदते समय इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि अंडों को अपने घरों में कम से कम समय तक रखा जाए, ताकि इसे कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि अंडे सामान्यतः 8वें दिन में फूटना शुरू हो जाते हैं और लगातार 3 दिनों तक ये प्रक्रिया चलती रहती है।
आज सुबह से ही अंडों से कीटों का निकलना शुरू हो चुका है। इसीलिए दीदी सूप में ताजा एवं मुलायम पत्तियों को रख दी है। आमतौर पर अंडे सुबह के समय ही फूटने शुरू होते हैं। मजे की बात तो ये है कि अंडों से नवजात कीड़े निकलते ही उसका पहला खुराक अंडे का खोल होता है। उसके बाद ही वे पत्तियों को खाना शुरू करते हैं। कुछ कीड़े तो पत्तियां खोजते हुए जमीन पर भी गिर गई हैं। दीदी उसे उठाने के लिए मुर्गी का पंख इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे नन्हे कीटों को कोई नुकसान न हो। इन कीड़ों को टीपन करने का समय हो चुका है, यानी चौकी बागान में ले जाने का। इसके लिए सुबह का समय सबसे उपयुक्त होता है। दीदी दूसरे सूप में तसर कीड़ों से लदे पत्तों की डाली को ले जाने की तैयारी में जुटी है। टीपन के समय महत्वपूर्ण है कि छोटे कीड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके लिए कीटों वाली डाली को चौकी बागान में उपस्थित सभी पेड़ों के सबसे नीची डाली पर फैलाकर रखा जाता है, जिससे उन्हें बारिश और धूप से बचाया जा सके और 2 अवस्था तक स्थानांतरित करने की जरूरत ना पड़े। कीड़े धीरे धीरे पेड़ों पर फैलने लगे हैं और पत्ते खाना शुरू कर दिए हैं। दरअसल तसर कीट बहुत ही पेटुक होते हैं। इनका एकमात्र मकसद होता है पत्ते खाना और लगातार खाते ही रहना। अभी इन कीड़ों की देखभाल बहुत जरूरी है। तसर कीटों में संक्रमण सबसे ज्यादा पहले 3 अवस्था में होता है। इसीलिए पेड़ के नीचे जमीन पर कागज या अखबार बिछाना चाहिए, जिससे जमीन पर गिरे कीटों को वापस डालियों पर रखा जा सके। रोजाना सुबह मच्छरदानी के अंदर जमीन पर गिरे छोटे कीटों को वापस डाली में रखना चाहिए और उसके बाद चौकी बागान में झाड़ू लगाकर कीटों के मल को जमा करना चाहिए। जमा किए हुए कीटों के मल को चौकी बागान से दूर एक गड्ढे में ब्लीचिंग डालकर ढक देना चाहिए तथा पूरे जमीन में चूना और ब्लीचिंग का छिड़काव 9:1 में मिलाकर करना चाहिए। ये प्रक्रिया तब तक करनी चाहिए जब तक सारे कीटों को चौकी बागान से मुख्य पेड़ों पर नहीं ले जाते। बारिश के बाद मच्छरदानी में पानी फंसा हुआ रह जाता है, जिससे मच्छरदानी के अंदर हवा जा नहीं पाती है। इसीलिए बारिश के बाद मच्छरदानी को हिलाकर सारा पानी झाड़ देना चाहिए। जुलाई सितंबर के महीने तक दोपहर के समय जंगल में नमी काफी बढ़ जाती है और कीड़े मच्छरदानी के अंदर काफी असहज महसूस करते हैं, जिसके कारण कीड़ों के बीमार होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में दोपहर के समय जाली को चारों तरफ से 6 फीट तक ऊपर उठा देना चाहिए ताकि अंदर की नमी कम हो जाए। तसर अंडों का फूटना और उसे चौकी बागान में टिपान करने की पूरी प्रक्रिया अभी आपने देखा। चलिए इसका रिकैप देखते हैं। अंडा खरीदते समय इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि अंडों को अपने घरों में कम से कम समय तक रखा जाए। अंडा को घर लाने के बाद सूप या बांस की टोकरी में घर पर ही फुटाना चाहिए। पहली अवस्था के कीटों को हमेशा मुर्गी का पंख या ब्रश से उठाना चाहिए। टीपन हमेशा सुबह के समय करना चाहिए। कीड़ों को चौकी बागान में उपस्थित सभी पेड़ों के सबसे नीची डाली पर फैला कर रखना चाहिए। रोजाना सुबह मच्छरदानी के अंदर जमीन पर गिरे छोटे कीटों को वापस डाली में रखकर झाड़ू लगाना चाहिए और चूना तथा ब्लीचिंग का छिड़काव करना चाहिए। बारिश के बाद मच्छरदानी को हिलाकर सारा पानी झाड़ देना चाहिए। दोपहर के समय जाली को चारों तरफ से 6 फीट तक ऊपर उठा देना चाहिए।
तसर कीड़ों का एकमात्र मकसद रहता है पत्तियों को खाकर कोशा बनाना। अगर एक दिन भी कीड़ा भूखा रह जाए तो वो बीमार पड़ जाता है और अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता है। कीड़े अर्जुन पेड़ों की इन कोमल पत्तियों को चट करने में व्यस्त हैं। कुछ ही दिनों में कोशा बनाने लगेंगे। इसीलिए कोशा बनाने से पहले इन्हें पत्तियों वाले पौधों में ले जाना जरूरी है, ताकि इन्हें भरपूर मात्रा में पत्तियां मिलें और कोशा बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें देखिए पत्ता ठो खत्म होने जा रहा है, तो इस कीड़ा को हम एक ठो डंटा में चुन चुन के रखेंगे और दूसरा पत्ता वाला डाल में इसको चढ़ा देंगे। स्थानांतरण के समय कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी होता है, जैसे 75% पत्तियां खा लेने के बाद सुबह के समय स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। कीटों को डाली से छुड़ाने के लिए सबसे पहले हाथ से कीट का पीछे का भाग छुड़ाना चाहिए, उसके बाद अगले हिस्से को। इससे कीटों को कोई नुकसान नहीं होता है। इसको चूना और ब्लीचिंग का पाउडर बनाए हैं, तो इसको छिड़का करेंगे। हम लोग जो ये डेस्टिंग जो करते हैं, ये पाउडर जो बनाते हैं, ये हम लोग घर पर बनाते हैं। चूना 850 ग्राम देते हैं और 100 ग्राम ब्लीचिंग देते हैं और गोटा हल्दी 50 ग्राम। वो हल्दी को पीस करके ये तीनों मिला करके एक डेस्टिंग बनाते हैं। उस डेस्टिंग को हम लोग दूसरे गाछ से दूसरे गाछ में ले जाने के वक्त में जब उठाते हैं तब उसको डेस्टिंग करते हैं। हम इस जाली को हटा रहे हैं इसलिए कि इस जाली में कोई चिट्टी अगर या कोई कीड़ा अगर ना दूसरा रहे। इसके बाद गाछ को अच्छी तरह से हिला देते हैं ताकि गाछ में कोई चिट्टी अगर नहीं रहे। कीड़ों को नए पेड़ों में रखते समय उसे पेड़ों के सबसे ऊपरी हिस्से में डालना चाहिए, ताकि वे पत्तियां खाते हुए नीचे की ओर आएं और उसे आसानी से चुनकर फिर नए पेड़ों पर रखा जा सके। मरे या बीमार कीटों को रोजाना चुनकर गड्ढे में डाल देना चाहिए और कीटों द्वारा केचुल छोड़ने के समय कीटों का स्थानांतरण या किसी प्रकार का दवा छिड़काव नहीं करना चाहिए। कीड़ों ने पत्ता खाना बंद कर दिया है। ये इस बात की निशानी है कि वे अब कोशा बनाने वाले हैं। सबसे पहले पत्तों को जोड़कर कीट सुरक्षित स्थान में घोंसला बना रहा है, ताकि बिना किसी रुकावट के कोशा बना सके। उसके बाद कोशा का डंठल बनाना शुरू करता है। अपने मुंह से चमकते धागों को निकालते हुए कीट कोशा बनाने की तैयारी में लग चुका है। आप इस बात से हैरान होंगे कि एक कीड़ा 1.5 किलोमीटर लंबा रेशम के धागों से कोशा बनाकर खुद को उसके अंदर कैद कर लेता है। इस बार की फसल अच्छी हुई है। सभी पेड़ों में कोशा दिखाई देने लगा है। ये बुनियादी कीट पालन है, इसीलिए कोशों की कटाई इसके बनने के 6 से 8 दिनों के बाद करनी चाहिए। वहीं व्यावसायिक कीट पालन में कोशों की कटाई गोटी बनाने के 10 से 12 दिनों बाद करनी चाहिए। अब कोशा काटने का समय आ गया है। घर का सारा काम खत्म कर दीदी अपने बागान जा रही है। आमतौर पर कीट पालक कोशा की कटाई डाली काटकर करते हैं, ताकि कोशा भी कट जाए और पेड़ों की छटाई भी हो जाए।
बुनियादी कीट पालन में कोशा को काटने के बाद उसे कम समय के लिए धूप में सूखने को छोड़ दिया जाता है। वहीं व्यावसायिक कीट पालन में कोशा काटकर ज्यादा से ज्यादा धूप में सुखा दिया जाता है ताकि ज्यादा समय तक घर में रखा जा सके और बेचने में कोई जल्दबाजी ना हो। कोशा काटना लगभग खत्म हो चुका है। अब इंतजार है तो इसे घर ले जाने की। इसके लिए बांस की टोकरी, प्लास्टिक कैरेट या माला बनाकर ले जाया जाता है। वहीं व्यावसायिक कोशों का परिवहन बोरों में भरकर किया जाता है। इस भाग में आपने क्या देखा, आइए उसका रिकैप देखते हैं। 75% तक पत्तियां खा लेने के बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर देना चाहिए। कीटों को सुबह में स्थानांतरण करना चाहिए। स्थानांतरण के समय कीड़ों में चूना और ब्लीचिंग का छिड़काव करना चाहिए। कीटों को डाली से छुड़ाने के लिए सबसे पहले हाथ से कीट का पीछे का भाग छुड़ाना चाहिए, उसके बाद अगले हिस्से का। कीड़ा चढ़ाने से पहले स्थानांतरण वाले पेड़ों को जोर जोर से हिलाना चाहिए और मकड़ा का जाली, सूखे भूरे वाले पत्तों को हटा देना चाहिए। कोशा बनाते समय पेड़ों पर पर्याप्त मात्रा में पत्तियां छोड़ देनी चाहिए। बुनियादी कीट पालन में कोशों की कटाई इसके बनने के 6 से 8 दिनों के बाद तथा व्यावसायिक कीट पालन में 10 से 12 दिनों के बाद करनी चाहिए। कोशों का परिवहन बांस की टोकरी, प्लास्टिक कैरेट या माला बनाकर करना चाहिए। कोशा बनाते समय पेड़ों में पत्तियों को पर्याप्त मात्रा में रखा जाता है। ऐसा नहीं करने से कोशा का आकार और प्रकार तो बिगड़ता ही है, साथ ही कीट कहीं भी कोशा बना देता है जो धागा और बीज बनाने के लिए उपयोगी नहीं होता है। जब तक कोशा बनकर पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता, उसे घरों तक नहीं लाते। इस दौरान कोशों को परभक्षियों एवं परजीवियों से बचाना एक चुनौती भरा काम होता है, जिसे कीट पालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तसर बने समय ई गिलहरी, कौआ, भरंगा खाइ छै। ई गिलहरी खाल छ, हटो कौआ खाल छ, हटा भरंगा खाल छ। इस समस्या के समाधान के लिए गांव वाले परंपरागत तरीका अपनाते हैं, यानी लट्ठा बनाकर कीड़ों को मारते हैं। ये बर का दूध है और ये सरसों का तेल है। जितना बर का दूध लगता है उतना सरसों का तेल भी दिया जाता है और आग में इसको गर्म करेंगे। बर का दूध का पानी जब मैंने ख़त्म हो जाएगा गर्म से, तब हम जान गए कि मैंने लट्ठा तैयार हो गया। और तैयार होने के बाद ये बांस का ठोंगा में हम डालेंगे। इसके बाद ये बांस का जो झंझरी बना है, इसमें इस प्रकार हम घुसाएंगे और इसे घुमाएंगे, अपने आप इसमें लट्ठा आ जाएगा। इसमें फिर कल हम क्या करेंगे, इसको नया फिर इसमें दूध को मैंने बर का दूध को गाड़ेंगे और ऐसे ऐसे करके धूप में ऐसे करके हम गाड़ देंगे, तो अपने आप लट्ठा हमने और तैयार हो जाएगा बढ़िया से। ये हरसुंगा है जो सबसे खतरनाक होता है। ये तसर कीट के शरीर में अपने डंक को घुसाकर उसके शरीर से रस चूस लेता है, जिससे तसर कीट कमजोर होकर मर जाता है। ये कीट को पहले से लेकर 5वीं अवस्था तक हानि पहुंचाता है। हरसुंगा से कीटों को बचाने के लिए लट्ठा बनाकर इसके कीड़ों को खत्म कर देना चाहिए। साथ ही पत्ते के नीचे दिए हरसुंगा के अंडों को चुनकर मार देना चाहिए। ये बिरनी है जो पीले रंग का होता है। इसका डंक बहुत जहरीला होता है, जो तसर कीट के प्रथम से लेकर 3री अवस्था तक हानि पहुंचाता है। ये तसर कीट को मारकर अपने घोंसले तक ले जाता है। इससे कीटों को बचाने के लिए लट्ठा बनाकर बिरनी को मार देना चाहिए या कीट पालन जगहों पर बिरनी के घोंसलों को खोजकर नष्ट कर देना चाहिए।
लाल चींटी जो तसर के पेड़ को काफी नुकसान पहुंचाता है। इसके समाधान के लिए लाल चींटी के घोंसलों को खोजकर नष्ट कर देना चाहिए और तसर कीड़ों को पेड़ों में चढ़ाने से पहले पेड़ों को अच्छी तरह हिलाकर सभी चींटियों को जमीन पर गिरा देना चाहिए और गमेक्सिन पाउडर डालकर मार देना चाहिए। तसर खेती को सबसे ज्यादा नुकसान कीटों में लगने वाली बीमारियों से होता है जो पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। इसीलिए इन बीमारियों को फैलने से पहले ही उसका रोकथाम किया जा सकता है और होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। तसर रेशम कीट में लगने वाली बीमारियों में सबसे प्रमुख है पेब्रिन बीमारी, जो रोगग्रस्त अंडों से या छुआछूत से होता है। इसका संक्रमण रेशम कीट की सभी अवस्था में हो सकता है, जो पूरी फसल को बर्बाद तो करता ही है, साथ ही सारे रेशम उत्पादन क्षेत्रों में फैल जाता है। आमतौर पर शुरुआती दौर में इसका लक्षण दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कीट खाना खाना बंद कर देता है, शरीर पतला और काला हो जाता है। केचुल के बाद कीटों के शरीर में छोटे छोटे काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। साथ ही एक ही समय में अंडा फूटने के बावजूद कीट छोटा या बड़ा हो जाता है और केचुल भी अलग अलग समय में होता है। इस बीमारी की रोकथाम कीट पालन के शुरुआती समय में ही करना चाहिए, जैसे रोग मुक्त अंडा से कीट पालन करना चाहिए। बीमार और मृत कीटों को चुनकर कीट पालन क्षेत्र से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए। कीट पालन से पहले गर्मी के समय अड्डा बाड़ी में आग लगाकर जमीन को जला देना चाहिए। चौकी बागान में चूना और ब्लीचिंग पाउडर का 9:1 में मिश्रण बनाकर जमीन पर छिड़काव करना चाहिए तथा कीट पालन के दौरान भी रोजाना चूना और ब्लीचिंग का मिश्रण, जिसमें 850 ग्राम चूना, 100 ग्राम ब्लीचिंग और 50 ग्राम घर का पिसा हुआ हल्दी पाउडर मिलाकर कीटों के ऊपर डालना चाहिए। रेशम कीट में लगने वाली दूसरी बीमारी है वायरोसिस, जो काफी खतरनाक होता है और इसका लक्षण कीटों की 5वीं अवस्था में दिखाई देता है। ये फसल को बुरी तरह से बर्बाद कर देता है और अगर ये बीमारी एक बार लग जाए तो इससे बचना बहुत मुश्किल होता है। ये बीमारी बीमार कीट के जूठा खाने से या संपर्क में आने से होता है। साथ ही जल जमाव की जगह या नदी किनारे कीट पालन करने से या पत्तियों में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाने से या रेशम कीट का भूखा रहने से या लंबे समय तक कोहरा बने रहने से भी ये बीमारी होती है। अधिक गर्मी और ज्यादा नमी इसके फैलने में सहायक होती है। इस बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कीट पत्ते खाना बंद कर देता है और सुस्त हो जाता है। कीट असामान्य रूप से बड़ा हो जाता है और लंबाई फैल जाती है। शरीर हरे रंग से हल्के हरे रंग का हो जाता है। शरीर के अंदर का भाग सड़ गल जाता है और अंत में कीट मर जाता है। साथ ही आगे के पैरों से पकड़ने की शक्ति कम हो जाती है, जिसके चलते कीट पिछले पैरों से टहनी पकड़कर सर नीचे कर उल्टे लटक जाता है तथा मुंह से गहरे भूरे रंग का बदबूदार द्रव्य बूंद बूंद कर गिरता रहता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए कुछ उपाय किया जाता है, जैसे रोग मुक्त अंडा से कीट पालन करना चाहिए। केचुल छोड़ने के बाद कीटों और पत्तियों के ऊपर 1 लीटर पानी में 2.5 मिलीलीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल डालकर छिड़काव करना चाहिए। कीट पालन के दौरान भी रोजाना चूना और ब्लीचिंग का मिश्रण, जिसमें 850 ग्राम चूना, 100 ग्राम ब्लीचिंग और 50 ग्राम घर का पिसा हुआ हल्दी पाउडर मिलाकर कीटों के ऊपर डालना चाहिए। जीवन सुधा का घोल बनाकर कीट के ऊपर 3 बार छिड़काव करना चाहिए। जीवन सुधा दवाई है। 5 लीटर पानी में जीवन सुधा
50 ग्राम फुलाने के लिए रात में देंगे। सवेरे उठ के छाकेंगे और गाछ में छिड़काएंगे। कीट की पहली अवस्था में 5 लीटर पानी में 50 ग्राम जीवन सुधा, दूसरी अवस्था में 10 लीटर पानी में 100 ग्राम जीवन सुधा तथा तीसरी अवस्था में 15 लीटर पानी में 150 ग्राम जीवन सुधा का घोल स्प्रे करना चाहिए। तीसरी जो बीमारी रेशम कीट में लगती है वो है बैक्टीरिया, जिससे रेशम कीट की किसी भी अवस्था में मृत्यु हो सकती है, जो कोशा उत्पादन को भारी नुकसान पहुंचाता है। तो सर रेशम कीट का ये जो बीमारी दिख रहे हैं, ये बैक्टीरिया बीमारी कहते हैं इसको। ये बाल अवस्था में, छोटा अवस्था में रूखा सूखा माने परिपक्व पत्ता नहीं खाने के वजह से बाद में इसको ये ऐसा बीमारी होता है। और जंगल में ये साफ सफाई नहीं होता है, जो कचरा ज़्यादा रहने पर ये गंदगी की वजह से भी ये बीमारी फैलता है। इसके 3 अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें पहला है पखाना का रास्ता बंद हो जाना। इसमें कीट के पखाना के रास्ते से मिट्टी जैसा चिपचिपा गाढ़ा मल निकलता है, जिससे कीट चलना बंद कर देता है और सिकुड़कर छोटे आकार का हो जाता है, जिससे कीट की पकड़ डाली से कमजोर पड़ जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। दूसरा है जुड़ा जुड़ा पखाना करना। इसमें पखाना गोली जैसा जुड़ा जुड़ा जंजीर की तरह लटका रहता है और कीट 24 घंटे के अंदर ही मर जाता है। तीसरा है मल द्वार का बाहर निकल जाना। इसमें मलाशय एक पारदर्शी थैली के रूप में बाहर निकल जाता है, जिससे मल द्वार फैल जाता है और कीट पत्तियां खाना बंद कर देता है तथा उसका आकार सिकुड़ जाता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए कीट में बीमारी का लक्षण दिखते ही उसे तुरंत पेड़ों से हटाकर जमीन में गाड़ देना चाहिए। केंचुल छोड़ने के बाद कीटों और पत्तियों के ऊपर 1 लीटर पानी में 2.5 मिलीलीटर सोडियम हाइपोक्लोराइट का घोल डालकर छिड़काव करना चाहिए। जीवन सुधा का घोल बनाकर कीट के ऊपर 3 बार छिड़काव करना चाहिए और कीट पालन के दौरान रोजाना चूना और ब्लीचिंग को मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इस भाग में आपने जो कुछ भी देखा, आइए उसका रिकैप देखते हैं। तसर कीड़ों में मुख्यतः 3 बीमारी सबसे ज्यादा लगती है, पेब्रिन, वायरोसिस और बैक्टीरिया। इस बीमारी को फैलने से पहले ही इसकी रोकथाम करना जरूरी है। ये सभी बीमारियां रोगग्रस्त अंडों से, जल जमाव की जगह कीट पालन करने से, कीट पालन क्षेत्र में साफ सफाई नहीं रखने से या कम गर्मी, अधिक नमी और कोहरे से फैलता है। इसकी रोकथाम रोग मुक्त अंडा से कीट पालन कर, चूना ब्लीचिंग का छिड़काव कर, सोडियम हाइपोक्लोराइट और जीवन सुधा के घोल का छिड़काव कर नियंत्रण कर सकते हैं।